नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं और आज बात होगी लोकसभा चुनाव के बाद पार्टियों के सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हुई हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से बहुत कम हासिल हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो मंथन पर मंथन मीटिंग कर रहे हैं और लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी ऐसा लगता है अभी से 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सपा के सामने भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि सपा ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन के साथ कई चुनौतियां हैं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। कुछ ऐसे नतीजे जिन्हें अप्रत्याशित कहें तो गलत नहीं होगा। एनडीए 400 पार का नारा लेकर चला था, 292 पर सिमट गया। यूपी में तो बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। पार्टी महज 33 सीटों पर आकर अटक गई और अब बीजेपी हार पर मंथन कर रही है। केंद्र से लेकर राज्य लेवल पर माथापच्ची जारी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम निश्चित तौर पर हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं रहा है, अपेक्षित नहीं रहा है। हम जय या पराजय हमेशा कार्यक्रम के बाद उसकी समीक्षा करते हैं, उसमें आकलन करते हैं कि उसके कारण क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है, हम हर कारणों की समीक्षा करेंगे, हर बूथवार समीक्षा करेंगे कि क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक जनता का जनमत नहीं दिखाई पड़ा है, और क्या कारण क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को ये सफलता मिली। उधर सपा और कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। उन्हें वो मिल गया जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नसीब नहीं हुआ। सपा ने यूपी में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे उत्साहित अखिलेश दिल्ली चल पड़े। उन्होंने करहल विधानसभा छोड़ दी है और तो और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने इस बार सीटें करीब डबल कर ली, जिससे राहुल और प्रियंका बेहद खुश हैं। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस को पहली बार ये मुकाम हासिल हुआ। इस प्रदर्शन के बाद देश ही नहीं, यूपी में भी कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई। बात करें बसपा की तो वो इस चुनाव में 10 से 0 पर आ गई, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में है। उन्होंने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही पार्टी ये आत्मचिंतन कर रही है कि नुकसान क्यों हुआ और कहां चूक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अलग अलग दलों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का जिक्र करें अलग अलग तरीके से तो हम अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के सामने अलग चुनौती है, बीजेपी सरकार के सामने अलग चुनौती है। तो सबसे पहले बीजेपी के सामने क्या चुनौती है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती क्या है देख लेते हैं। बीजेपी की चुनौती क्या, हार की समीक्षा बीजेपी करना है और कहां चूक हुई है पता लगाना है, ताकि 2027 की तैयारी कर सके। अंदरूनी कलह का जिक्र बार बार हो रहा है। कई ऐसे नेता जो अंदरूनी कलह की बात कह रहे हैं, कई जगह भीतरघात के आरोप लगे हैं और भीतरघात के आरोप भी लग रहे हैं। हार से उबरकर 2027 की तैयारी किस तौर पर बीजेपी करेगी, योगी आदित्यनाथ करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब तो 2027 पर नजर है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को सरकार रिपीट करना है तो 2027 की तैयारियों में अभी से जुटना होगा। और जो गलतियां 2024 में हुई है उससे पार पाने की चुनौती दरअसल सबसे ज्यादा बीजेपी के सामने है। तो समाजवादी पार्टी का जिक्र भी बेहद जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उभर करके इस चुनाव में सबसे ज्यादा आई है। अखिलेश दिल्ली चले गए तो यूपी को कौन संभालेगा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा और सरकार को कौन घेरेगा। जीत के बाद अति उत्साह में डूबने से बचना भी एक बड़ी चुनौती है। सपा कार्यकर्ताओं को काबू रखना होगा, क्योंकि हार के बाद तो ठीक है आदमी घर बैठ जाता है, लेकिन जीत के बाद कहीं आप अति उत्साह में कुछ गलती ना कर बैठे जो आपके खिलाफ चला जाए। इसलिए भी आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत करेंगे, क्योंकि उनका नंबर जो है पूरे देश में देखें तो तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए वो दिल्ली की सियासत करने चले गए। करल विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, शिवपाल यादव होंगे या फिर कोई और होगा। आज खबरें कुछ और भी उड़ी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्या शिवपाल यादव ही होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या अखिलेश यादव की तरह वो अटैकिंग हो सकते हैं हर एक मुद्दे पर, क्या वो सरकार को घेर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
और विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, जैसा कि खुद अखिलेश यादव दावा करते हैं, समाजवादी पार्टी दावा करती है, तो क्या उसी तरह के मुद्दे शिवपाल यादव उठा पाएंगे उतनी मुखरता के साथ? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संगठन में बहुत पकड़ है शिवपाल यादव की, लेकिन क्या सदन में उसी तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो कर पाएंगे? तो नेता प्रतिपक्ष की तलाश जो है वो की जा रही है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अवनीश त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद, तारिक खान और प्रोफेसर अजय आर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। पहला सवाल अवनीश त्यागी साहब, 2024 के नतीजों के बाद आप लोगों के सामने चुनौतियां क्या है? 2027 की तैयारी किस तौर पर करेंगे? और तैयारी तो तब होगी जब आपको पता चले कि हारे क्यों 33 पर सिमट गए। 80 का टारगेट लेके चले थे और 33 पर सिमट गए। देखिए, चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी, ये तय है कि हमारा जो परिणाम था, जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं निकला, और इन नतीजों की समीक्षा होगी और संगठन पूरी महावीर की हर क्षेत्र की हर ब्यौरेवार समीक्षा करेगा और उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करेगा। हम कमियां स्वीकार करने में बुरे होते, हम दूसरे पर ठीक नहीं होते। अवनीश जी, थोड़ी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, हम उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है लेकिन अभी आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही। तारिक खान साहब, उससे पहले मैं तारिक जी से एक छोटा सा कमेंट लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके सामने। तारिक साहब, समाजवादी पार्टी के सामने आपके हिसाब से क्या चुनौतियां हैं इस जीत के बाद? देखिए, मेरी आवाज आ रही है साहब? जी, एकदम क्लियर आ रही है। चुनौतियां सभी पार्टियों के सामने हमेशा रहती हैं। स्टेट से केंद्र में नेता अपने आप को ले जाते रहे केंद्र की राजनीति में, उसका सीधा मतलब यह है कि लोकसभा में बैठेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण उसका प्रधानमंत्री है, कभी एमपी तक नहीं बने, डायरेक्ट चले, जो उन सब होता रहता है। हम ये कह रहे हैं कि हम अब स्टेट के मुद्दे जितनी मजबूती से उठाते आ रहे थे अखिलेश जी की नेतृत्व में, उसमें कहीं से कोई कमी आएगी नहीं। शिवपाल साहब के व्यक्तित्व से और उनकी काबिलियत से तनिक भी किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए और ना समाजवादी पार्टी को। तो तारिक साहब, आप ऐलान कर रहे हैं कि शिवपाल यादव ये पद संभालेंगे? नहीं, ये तो भाई, जैसे अब हम लोग इतने छोटे आदमी हैं, हम लोगों की हैसियत ही नहीं है कि इस बारे में कुछ कह सकें। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या और तमाम तरीके की कमेटियां हैं, वो बैठेंगी और अखिलेश जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जल्द से जल्द वहां नेता विपक्ष हो जाएगा और नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा। मैं तो मोहन भागवत साहब को रिपीट कर रहा हूं कि नेता विपक्ष का यही मन, नेता प्रतिपक्ष का। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं, बहुत जल्द से जल्द हम इसका भी ऐलान कर देंगे। कौन होगा, नाम आपके सामने आएगा। मगर अब 37 सांसदों के साथ और 111 विधायकों के साथ बुलंद आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो उनकी खराब नीतियां हैं, उसको उजागर करने का काम सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी हर स्तर पर करेगी। चलिए, अवनीश जी के पास फिर से मैं लौटना चाहता हूं। अवनीश साहब, आपकी आवाज लगता है कि ठीक हो गई है। अब आप बताइए कि बीजेपी के सामने दरअसल क्या चुनौतियां हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, आ रही है। देखिए, चुनौतियां तो यही पहली है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं है, तो उनकी समीक्षा करेंगे। क्या दिक्कतें हुई, क्या कमियां रह गई, कहाँ चूक हुई, ये समीक्षा करेंगे और उनको दूर करने का काम करेंगे। ये बिल्कुल तय जान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जनता के बीच रहता है और जनता के मन को टटोलने का हमारा मादा है और 24 घंटे काम करने का भी मादा है। तो हम जनता के बीच जाएंगे, जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे और दूर करेंगे हम 27 को ध्यान में रखकर, दूर करेंगे हम 29 को ध्यान में रखकर। तो इनका फायदा हमें होगा और हम जल्दी ही, आप देखना कि 6 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी इसी फॉर्म में होगी जिस फॉर्म में हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जन सत्वारा के संबंध मुद्दों को उठाती रहेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लागू करती रहेगी और जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से वो लागू होगा। उसके नतीजे जनता को मिलेंगे और देश जिस तरक्की से, जिस तेजी से विकास की दर से बढ़ रहा था, उससे बढ़ता है।
ठीक है प्रोफेसर अजय, ये हमें बताइए कि दरअसल चुनौतियों के बारे में आप तो जिक्र कीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं यहां पर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं। क्या इस तौर पर भी हमें देखना पड़ेगा कि 27 के दरअसल चुनौतियां बीजेपी के सामने अलग होंगी और इस बार 24 की चुनौतियां दरअसल बीजेपी के सामने अलग थी? प्रोफेसर अजय, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, कहिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। और 24 के जो नतीजे आए हैं आम चुनाव के, उससे निश्चित तौर पे खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और उसी वजह से आज हम लगभग 3 साल पहले 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र भी हम इसी वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को मामूली बढ़त मिलती या मामूली उसको नुकसान होता तो आज हम 3 साल पहले इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते, करते भी नहीं, क्योंकि 2022 में ही सरकार बनी, अभी लगभग 2 साल पूरे हुए हैं सरकार को। लेकिन ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आज 3 साल पहले जब सरकार अभी आधी दूरी भी नहीं तय करी, तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या 27 का रास्ता आसान होगा या मुश्किल होगा। तो निश्चित तौर पे 2 बातें मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश एक छोटा राज्य नहीं है और उत्तर प्रदेश कोई गैर जरूरी राज्य भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खेल रही थी उत्तर प्रदेश में, उस पिच पे वो हिट विकेट हो गई। अगर हम अयोध्या का जिक्र करें, जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के पूरे देश में इन्होंने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया और उनको लगा कि उसके सहारे हम चुनाव की बैतरनी आसानी से पार कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि इनका वोट शेयर भी घटा है और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण सीटों पे पराजय हुई है। चाहे आप इलाहाबाद कह लीजिए या फिर चित्रकूट कह लीजिए या फिर आप ये अयोध्या की सीट कह लीजिए, और लखनऊ के आसपास जो केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहां पर भी कमोबेश स्थिति अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, सीतापुर या बाराबंकी, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, सारी सीटें हार गई। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम है तो जैसे भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण साधने में तो दिक्कत नहीं हो गई। मुझे लगता है जातिगत समीकरण की जगह आप इसको सामाजिक समीकरण साधने की बात करें, क्योंकि सामाजिक समीकरण में फिर युवा भी आता है, महिलाएं भी आती हैं, हर जाति वर्ग के साथ साथ हर धर्म के लोग भी आते हैं। तो जातिगत कॉकटेल तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन सामाजिक तौर पे उसको वो ठीक तरह से पेश नहीं कर पाए। जी ठीक है, मैं लौटता हूं, तमाम मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन 2 ऐसे राजनीतिक दल है जिसका जिक्र भले ही चुनावी नतीजों में बहुत ज्यादा कम से कम एक दल न किया गया हो, लेकिन उसकी चुनौतियों का जिक्र तो करना बेहद जरूरी है। तो बीएसपी के सामने क्या चुनौतियां हैं ये भी स्क्रीन पर लाइए, फिर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल बीएसपी के सामने चुनौती क्या है? 10 सीटों से सीधे शून्य पर एक बार फिर से आ गई। समाजवादी पार्टी अलग हुई, बीएसपी से गठबंधन नहीं हुआ, शून्य दोबारा से। एक्शन के साथ मंथन में जरूरी है, कुछ एक्शन भी मायावती ने लिए। यूपी में चंद्रशेखर से पार पाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रशेखर के सामने 3 तरफा चौतरफा चुनौती थी, लेकिन अपनी सीट नगीना सीट वो निकाल ले गए, जो सुरक्षित सीट है। 10 सीटों से शून्य पर एक बार फिर से मायावती आ गए, उनकी पार्टी आ गई। तो कैसे इससे उभरना, ये चुनौती है। कांग्रेस के सामने चुनौती देखिए, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना बेहद जरूरी है। ये वो पार्टी है कि जो 2019 में जिसके पास 21 सांसद थे, 2019 आते आते ये एक पर आ गई, और अब जो है फिर से आधा दर्जन सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई है समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन संगठन को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती है, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। और कैसे रखेंगे जीत के सिलसिले को बरकरार, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में नेता प्रतिपक्ष की रेस देखिए। शिवपाल सिंह यादव सबसे आगे चले, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, तारिक साहब कर रहे हैं, रामअचल राजभर भी इस रेस में है, और इंद्रजीत सरोज। ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव की जगह पर क्या किसी दलित चेहरे को ला करके एक अलग से मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता शिवपाल माने जाते हैं, तो क्या उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? तारिक साहब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तारिक साहब, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ठीक है शिवपाल यादव का जिक्र कर दिया, लेकिन बाद में आपने पॉलिटिकली करेक्ट बयान दे दिया। लेकिन आपको लगता है क्या कि शिवपाल यादव के अलावा जो और 2 नाम हम दे रहे हैं, किसी खास मैसेज को आप लोग देने की कोशिश कर सकते हैं? छोटा जवाब तारिक साहब।
नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इंद्रजीत सरोज साहब बहुत पुराने नेता है, तमाम मंत्रालय उनके पास रहे बीएसपी में, और काशीराम साहब के साथ इंद्रजीत सरोज ने काम किया है। मैं जानता हूं उनको पर्सनली, उनके बेटे भी चुनाव जीते, और अगर वो होते, मगर इस निर्णय पे अभी यहाँ कुछ भी बोल देना वो ये होगा कि मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ पार्टी का, बड़े लोगों को ये निर्णय लेना है, मगर क्षमता में किसी की कोई कमी नहीं है। वो चाहे इंद्रजीत सरोज हैं, बहुत अच्छे वक्ता है इंद्रजीत सरोज साहब, और ना ही जो है उनकी कुशलता पे सवाल उठाया जा सकता है शिवपाल साहब की। हाँ, ये जरूर है कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश जी एक एक मुद्दा उठाते थे, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की हार में वो भी एक वजह है? जिस तरीके से अखिलेश जी ने लगातार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हर एक मुद्दे पे घेरा है, वैसे ही घेरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज डिजिटल युग है, हर आदमी विधानसभा की पैरवी देखता है। वहां लोगों ने माना ये बात कि अखिलेश जी ने जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस हर मुद्दे को बुलंदी से विधानसभा में उठाया है। उसी तरीके की आवाज हमें विधानसभा में चाहिए, ये एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी भी। अवनीश जी, एक चीज जो ये है कि भाई इस चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा वाइज देखें तो 215 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या लोकसभा वाइज इस पर मंथन करें? क्योंकि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, ठीक है, इस बार माइक्रो मैनेजमेंट कभी खराब हो जाता है, मैं मानता हूं। तो क्या आपको उस स्तर पर जाकर के देखना होगा कि आखिर ये विधानसभाएं क्यों हार गए आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने जैसे कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट जाए, इसी तरह से समीक्षा भी करती है। हम बूथवार समीक्षा करेंगे, हम हर मुद्दों पे, हर पहलू पे, हर एंगल पे इसकी समीक्षा होगी, और इनकी वजहों को जल्दी तलाश कर उनका निदान भी कर लेंगे। निदान करेंगे। आप देखना कि लोकसभा के चुनाव और तरह से होते हैं, विधानसभा के चुनाव और तरह से होते हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर 27 में सरकार बनाने में सक्षम होगी। जो सक्षम होगी जनता के प्यार से, अपने सुशासन से, अच्छी नीतियों से। और फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, अगर कहीं कमजोरी रही है, उन कमजोरियों को दूर करके हम जनता के सामने जाएंगे और अपनी जवाबदेही, अपना जो हमारी उत्तरदायित्व है, उनको पूरा करेंगे, और जनता का हम फिर जारी करेंगे मन। तारिक साहब, क्या आप मानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं और उसका पैमाना अलग होता है, वोटिंग का पैमाना भी अलग होता है, लोग अलग पैमाने पर कसते हैं आपको? मैं तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, मगर इन्होंने वोट किससे मांगा? इन्होंने कहा कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इसलिए लोकसभा में देते। लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के मुद्दे बीजेपी लेके आई। अमित शाह साहब ने कहा कि यूपी में ठीक कर दिया सब, योगी साहब ने, हमको वोट दे दो, हमने रोड बना दी। ये स्टेट के मुद्दे है नहीं, लेकिन आपने लड़ा चुनाव, आपको नतीजा मिल गया। मुद्दे स्टेट और सेंटर के मिक्स होते हैं किसी भी चुनाव में हो, क्योंकि चेहरा तो योगी साहब थे, मगर उनकी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। बता रहे प्रत्याशी हार गया, पहले बता रहे थे हर सीट पे मोदी साहब लड़ रहे हैं, अब हर सीट पे प्रत्याशी लड़ने लगा। अब जातिगत समीकरण था, उसमें समाजवादी पार्टी ने इनको कहा था कि तुम मत बैठालना जातिगत समीकरण, तुम मत बैठालना, हम बैठा लेंगे। तुमको रोका था हम लोगों ने, तुम्हारे ऊपर फाउंडेशन लगाई थी, आप भी बैठा लिए, और बैठाने के लिए ही आपने इतने टिकट बदले थे। ये कहिए कि वो सही काम नहीं किया, जनता ने जो आपकी नीतियां थी उसको रिजेक्ट किया। आप सारी सीटें जीतने को कह रहे थे, आपका क्या हाल हुआ? प्रधानमंत्री को कितने वोट से जीतना चाहिए? ये तीसरी बार रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी एक चुनाव हारी, चंद्रशेखर उसके बाद इससे ज्यादा चुनाव से जीते थे, इससे लगभग इतने चुनाव से, उसके बाद 14 में से कोई प्रधानमंत्री इतने कम वोटों से नहीं जीता। ठीक है सुधा विषय, थोड़ा विंडो ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अवनीश त्यागी जी कुछ कहने की कोशिश करना। अवनीश जी कहिए। नरेंद्र मोदी जी पूरी मन की बात कर रहे हैं, ठीक कर लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी, हिंदी जो गठबंधन तैयार हुआ, उसने थोड़ा सा भ्रम फैलाने की कोशिश करी। उस भ्रम के कारण जनता थोड़ा सा डगमगाई है, पर वो अधिक देर में डगमगाएगी नहीं। जो भरमाने की उन्होंने कोशिश की, जनता सच्चाई जान जाएगी, और जनता सच्चाई जान रही है। जनता को अब एहसास हो रहा है, और ये एहसास जनता को 27 में दिखाई देगा। 27 जनता इसकी भरपाई करेगी। और फिर क्योंकि योगी जी जिस तरह से सुशासन दे रहे हैं, उसको जनता उससे सेटिस्फाई है। जनता जान रही है कि किस तरह से दंगे नहीं हुए, किस तरह से 2012 से लेकर 17 तक दंगे होते थे, किस तरह का आतंक था, किस तरह का जंगल राज था। अब बिल्कुल सुशासन है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, दंगे रहित सरकार हो गई है, विकास की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे हालात में जनता फिर मोदी जी को
फिर योगी जी के नेतृत्व को पसंद करेगी और भारतीय जनता पार्टी ही 27 में आएगी। ये आज आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, सुधा जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधा जी, कांग्रेस तो रिवाइव हो गई है इस चुनाव के बाद। हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो रिवाइव हो गई है, लेकिन आगे चुनौतियां कांग्रेस के सामने क्या हैं? इस मुकाम को आगे तक ले जाने के लिए 2027 में क्या प्लान है? देखिए, हमने जिस सच्चाई को, जिस संविधान की रक्षा के लिए और जिस जुमले की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की थी, उसके लिए जनता ने हमारा साथ दिया। कांग्रेस ने क्या किया, मसला इस चीज का नहीं है। किस तरह से 10 वर्षों में झूठ बोलकर, बिना मुद्दों की बातों को इधर उधर को लाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बंटवारे की आग में झोंककर जिस तरह से एक राजनीति का नया रूप दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उस राजनीति को समाप्त करने की हमने कोशिश की और जनता का पूरा साथ हमारे साथ मौजूद था। आप देखिए, जो 400 पार करके जिनके नेता सीधे सरेआम बोलते थे कि 400 वोट, 400 सीटें लाके दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यहां तक कि लोगों के अंदर इतना घमंड, इतना अहंकार आ गया था कि चाहे वो भगवान राम हो, उनको हाथ पकड़ के मंदिर में ले जाने की फोटोग्राफ्स हो, या फिर भगवान जगन्नाथ को उनका भक्त बनाने की बात हो, तो ऐसे ऐसे अहंकारी जो इन लोगों के मन के भाव थे, उसको जनता ने नकारा है। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की बात, अगर इसके पहले देखी जाए, हर न्यूज चैनल पे जब हम बैठते थे तो हमसे ये बात कही जाती थी कि कांग्रेस से दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो उसी जो ये उत्तर प्रदेश है वो रास्ता दिखाता है दिल्ली का। तो इस बार उत्तर प्रदेश ने रास्ता बंद किया है दिल्ली के उस घमंड का, जो हमेशा जिस 10 वर्ष में जिस दिल्ली शासन में बैठकर लोग घमंड में इस बात को दिखाते थे कि हम जो है बस हम ही हैं, अहम ब्रह्मास्म की जो स्थिति में आ गए थे, अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मान रहे थे। जनता ने कहा कि नहीं, इस जमीन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आपका जनादेश आपके साथ खड़ा नहीं होगा। काशी में देखिए 8 लाख से अधिक वोटों से जीतने की बात हो रही थी, बात की जा रही थी कि हम तो वहां पहुंच ही रहे हैं, 10% वोट कम मिले हैं मोदी जी को। इससे बड़ी कोई नैतिक हार नहीं हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री को उनके संसदीय क्षेत्र में जनता ने नकारा है। उनको तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था और अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी, जैसे हर बार की हार में जेपी नड्डा जी आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, मैं लौटता हूं मैम। प्रोफेसर अजय, हमें बताइएगा कि मुद्दों को सेलेक्ट करने में क्या बीजेपी से कोई गलती हो गई? चूंकि हम मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के मुद्दों की बात कर रहे थे, क्या विधानसभा के मुद्दे जो हैं वो लोकसभा में उठाए गए, इस वजह से भी ये नाकामी हाथ लगी है? नहीं, हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं पूरी तरीके से कि जो विधानसभा के मुद्दे थे वो लोकसभा में उठाए गए। एक्चुअली हुआ ये कि जो मुझे जमीन पे ऐसा लगा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में आपसी तारतम्य की कमी महसूस हुई। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि अमूमन हम सब ने देखा है पिछले कई वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अति उत्साह में चलते हैं और उनको चलाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है। चाहे 2014 का आप इलेक्शन ले लीजिए, उसमें कैंपेन था हर हर मोदी घर घर मोदी, या 2019 में जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद पूरे देश में एक देशभक्ति का एक जोश आया, एक उबाल आया युवाओं में और अन्य लोगों के अंदर, तो उन कार्यकर्ताओं ने इसको परकुलेट करने का कार्य किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे कार्यकर्ताओं और जो एमपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने सब कुछ मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया कि जब आप कर ही रहे हैं तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस और ये 400 का जो नारा था कि भाई अब की बार 400 पार, इसलिए भी लगता है कार्यकर्ताओं को घर में रहने के लिए मजबूर कर। चलिए दो लोग उंगली उठा रहे, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो